हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेंस एनर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, मेसोमेरिक इफेक्ट या उसको आप बोलते हो रेजोनेंस इफेक्ट, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे और उसका रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी नोटिस करेंगे। एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन पार्ट को। एप्लीकेशन पार्ट को आज हम कितना डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस उसके कब करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई एक्चुअल में ये कोई एनर्जी नहीं है। यहाँ पे कोई एनर्जी दे रहे हैं या ले नहीं रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये टू एनर्जीज के बीच का डिफरेंस है एक्चुअल में। ओके, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं एग्जांपल से, ये है हमारी एनर्जी। मान लो यहाँ पे एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है। ओके, अब यहाँ पे हमने किसी भी कोई भी मॉलिक्यूल लो, जैसे हमने बेंजीन रिंग ले ली। बेंजीन का तो हम सबको पता है ना, यही स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब हमने इस स्ट्रक्चर के लिए क्या एक्सपेक्ट किया था कि इसकी एनर्जी इतनी होगी। ठीक है, मान लो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इसके लिए इसकी एनर्जी इतनी होगी, लेकिन जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने इसके, मतलब जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुई इसकी, जैसे जैसे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते गए वैसे वैसे इसकी एनर्जी डिक्रीज होती गई। और एंड में क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलके एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का। ऐसे ही होता है ना। और यहाँ पे देखो, जितने ज्यादा हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाएंगे हमारी एनर्जी उतनी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे ना प्रीवियस लेक्चर्स में, देख लेना आप। जिनको नहीं आता वो प्रीवियस लेक्चर एक बार देख लेना। सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बना के बताए हुए हैं, हर टाइप के। आपको हर टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते गए, इसकी एनर्जी डिक्रीज होती गई और एंड में हमारा हाइब्रिड मॉलिक्यूल बन गया, जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है या एक्चुअल या रियल स्ट्रक्चर है हमारे बेंजीन का। इसकी एनर्जी अब लो होगी। मैंने क्या बोला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, एनर्जी लो होती रहती है। अब मान लो इसकी एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई उसकी एनर्जी इतनी है। ठीक है, अब ये जो डिक्रीज हुआ ना, जो हमने एक्सपेक्ट की थी वैल्यू, उससे जो एनर्जी डिक्रीज हुई है, इसी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। ये क्या है, हमारी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, आपने लिखना है, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, या आप इसको हाइपोथेटिकल वैल्यू भी बोल सकते हो। ओके, हाइपोथेटिकल वैल्यू ड्यू टू, किसकी वजह से डिक्रीज हुआ, ये एनर्जी में डिक्रीज किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू में डिक्रीज आया है उसी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। आप इसको दूसरे वे में भी समझ सकते हो, अगर आपको इस टाइप से समझ में नहीं आ रहा, दूसरे वे में आप समझ सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, ऐसे यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूं मैं, द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस, टू एनर्जीज के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोल सकते हो, एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोला मैंने, मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग का यही होगा। यही क्यों होगा बोल रही हूं मैं, क्योंकि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे वहां पे चार्ज की सेपरेशन हो जाएगी। जब यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स गए थे, आप याद करो हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज आया था। चार्ज की सेपरेशन हो रही है और ये बात हमने पहले से पढ़ ली है। अगर हमने टू स्ट्रक्चर्स में से देखना हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से, तो हम वो वाले स्ट्रक्चर को ज्यादा स्टेबल मानते हैं जिसमें चार्ज की सेपरेशन नहीं है। मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर को, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ज्यादा स्टेबल मानते हैं एज कंपेयर टू जिनमें चार्ज सेपरेशन हो रही है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका यही होगा। अब मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी और जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, उसकी एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है उसी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, द डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन किसकी, एनर्जीज ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
समझ गए मेरी बात? रेजोनेंस एनर्जी समझ आ गया आपको? एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। फिर हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। लिख लीजिए। सेकेंड टॉपिक हम अपना करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये आपको पता भी होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमारा कोई भी किसी भी कंपाउंड का हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। ओके, और इसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। इसकी स्टेबिलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सबसे पहले तो डिपेंड करती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। दूसरे नंबर पे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की भी कितनी स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट करेगी हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को। क्या? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा। समझ गए बात? क्या बोला मैंने? हमेशा हमारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बने होते हैं सभी की स्टेबिलिटी कम होती है। रेजोनेंस हाइब्रिड के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि जितने ज़्यादा हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी होगी। आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए, एक के हमारे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हो, एक के हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हो। जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहे होंगे उसकी स्टेबिलिटी आप ज़्यादा बोलोगे। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसकी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ओके, दूसरी बात, ये जो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यही तो कंबाइन करके हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं। तो जितने ज़्यादा स्टेबल हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। समझ गए इतनी बात मेरी? नेक्स्ट है हमारा पॉइंट रेजोनेंस एनर्जी। ये तो हमने अभी अभी किया। रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जिसकी ज़्यादा आएगी उसकी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये हमने देख लिया। रेजोनेंस एनर्जी क्या है हमारी? रेजोनेंस एनर्जी है दो एनर्जीज के बीच में डिफरेंस जो हमने एक्सपेक्ट की थी और जो हमारी रियल है। अब ये जो डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या हो रहा होगा? उतने ही ज़्यादा हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। मैंने बोला था ना जैसे जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता जाता है अगला अगला और हमारी जो एनर्जी है वो लो होती जाती है ना। तो यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही हमारा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। क्या बोल सकते हो? वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। समझ? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉन्ड लेंथ। जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड भी आती है, सिंगल भी आती है। लेकिन जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ हमारी एक सिग्मा बॉन्ड और हमारे जो पाई बॉन्ड है वो पूरे मॉलिक्यूल में इस टाइप से घूम रही होती है। मतलब उसमें ना ही कोई परफेक्टली सिंगल होती है ना ही कोई परफेक्टली डबल होती है। तो बॉन्ड लेंथ सेम कैसे हो सकती है? नहीं होंगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारी डबल और सिंगल बॉन्ड आती है और इसमें कोई भी सिंगल और डबल बॉन्ड परफेक्टली नहीं आती। ठीक है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ तो चेंज हो ही जाती है। ये हमने पहले पढ़ा था। जो हमारी सिंगल बॉन्ड होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है और हमारी डबल बॉन्ड थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये हमने पहले ही देखा था। ओके, तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। इतना नोट डाउन करो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम अपना मेसोमेरिक इफेक्ट, या आप इसको रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हो। रेजोनेंस इफेक्ट, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, CHCl। ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम CH, यहाँ पे लगा है हमारा नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो रेजोनेंस तो दोनों में होगी क्योंकि हमारे कंजुगेशन तो दोनों में प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे हमारी पाई है, फिर सिग्मा है, फिर हमारे लोन पेयर्स है, उसकी वजह से होगा। यहाँ पे तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है ही है, तो हमारी रेजोनेंस तो होगी ही। यहाँ पे ये देखो क्लोरीन एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे थ्रू रेजोनेंस, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं थ्रू रेजोनेंस, या कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम या बोल सकते हो ग्रुप
हमारे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ क्यों होंगे? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने से क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, यहाँ से विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, मैं आपको करके बता देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, फिर ये यहाँ और ये यहाँ। यहाँ पे इस ग्रुप ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा थ्रू रेजोनेंस। इसी को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। किसको बोलते हैं? या कोई एटम हो या कोई ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या विड्रॉ करे थ्रू रेजोनेंस, उसी को हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। ये होगी इसकी डेफिनेशन, ये आप नोट डाउन कर लो। ओके, समझ में आया मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? जब कोई एटम या ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे हमारी चेन में थ्रू रेजोनेंस, या विड्रॉ करे हमारी चेन से इलेक्ट्रॉन को थ्रू रेजोनेंस, उसको बोलते हैं हम मेसोमेरिक। डिस्कस करने से पहले आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ मैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट की डेफिनेशन आपने यही लिखनी है, यही एग्जाम्पल्स देने हैं। लेकिन इंटरव्यूज के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और कुछ बुक्स में आपको मेंशन भी किया होता है लेकिन मोस्टली बुक में मेंशन नहीं किया होता, हमारा जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है और मेसोमेरिक इफेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम सभी मेसोमेरिक इफेक्ट्स को, ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट तो बोल सकते हैं, लेकिन सभी रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस है छोटा सा। रेजोनेंस इफेक्ट हम उसको बोलते हैं जब प्योर रेजोनेंस हो रही हो, सिर्फ यहाँ पे सिंगल डबल यहाँ पे इस टाइप से रेजोनेंस शो हो रही हो, सिर्फ कार्बन एटम्स के बीच में रेजोनेंस हो रही हो, यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो, कार्बन अपने ही कार्बन से अटैच हो, मतलब कार्बन कार्बन हमारे अटैच हो और हमारी डीलोकलाइजेशन हो रही हो, उसको हम रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन जब कोई ग्रुप अटैच हो गया है, और वो ग्रुप हमारे इलेक्ट्रॉन को डोनेट या विड्रॉ कर रहा है हमारी रिंग में से, उसकी वजह से रेजोनेंस हो रही है, वो होता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात? जिसको समझ में आ गया वो भी ठीक है, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम में ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछने वाले हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। एक होता है हमारा प्लस एम, या आपकी बुक्स में लिखा है प्लस आर भी। दूसरा हमारा माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। ओके, प्लस आर इफेक्ट हम या प्लस एम इफेक्ट हम कब बोलते हैं? जब हमारी रिंग के साथ या किसी कार्बन चेन के साथ या रिंग के साथ जो एटम अटैच है उसके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट हो। अगर लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना हमारी रिंग को या चेन को, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू रेजोनेंस, इसके पास क्या होने चाहिए, यहाँ पे कंडीशन लिख लो, लोन पेयर होने चाहिए, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे थ्रू रेजोनेंस। ओके, सेकेंड टाइप हम यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस एम इफेक्ट हम किसको बोलते हैं? जब हमारे रिंग के साथ या हमारी चेन के साथ, स्ट्रेट चेन के साथ कोई ऐसा एटम अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, लेकिन जो उसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। ओके, इसकी कंडीशन आप खुद लिखोगे, वैसे तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, टेंशन लेने की बात नहीं है, फिर भी अपनी लैंग्वेज में आप लिख लो कि जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि रिंग के साथ जो डायरेक्टली अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, लेकिन उसके साथ जो पाई बॉन्ड अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब वहां पे जो इफेक्ट होगा वो माइनस एम इफेक्ट होगा। क्यों? क्या करेगा ये ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, इस टाइप से हमारी रेजोनेंस होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे थ्रू रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन आप लिख सकते हो, अपनी कॉपीज में लिख लो या नोट्स में देख लेना, अपनी लैंग्वेज में लिख लो तो बेटर है। क्या होगा, यहाँ पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो पाई बॉन्ड से या पाई बॉन्डेड होगा टू द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम होगा वो डायरेक्टली अटैच होगा किससे, हमारी रिंग से या हमारी चेन से। ओके, अब इसमें एग्जांपल्स देख लो कौन कौन से ग्रुप जो हमारे प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं।
जिनके पास भी लोन पेयर होंगे, अब देखो OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, हमारा NHR ग्रुप हो गया, हमारा NR2 ग्रुप हो गया, OCH3 ग्रुप हो गया, और जितने भी हमारे हेलोजेंस है, ऑल हेलोजेंस, जितने भी हमारे हेलोजेंस है वो क्या शो करेंगे, प्लस M इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखें अगर एग्जांपल्स इनके जो हमारे माइनस M इफेक्ट शो करेंगे, सबसे पहले तो हमारा NO2 ग्रुप हो गया, दूसरी बात हमारा C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो गया, फिर CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, COOR ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप हो गया, जैसे हमारा साइनाइड ग्रुप हो गया, ठीक है, और भी बहुत होते हैं, इतने लर्न करो, बहुत है आपके लिए। ओके, ये सब है हमारे वो ग्रुप्स जो हमारे माइनस M इफेक्ट शो करते हैं, मतलब हमारी चेन में से या हमारे रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं थ्रू रेजोनेंस। अब हम देखेंगे इन ग्रुप्स को अगर हम रिंग के ऊपर अटैच करें तो उसका रिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब अगर हम प्लस M ग्रुप को अटैच करें रिंग के ऊपर तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर माइनस M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप को अटैच करें रिंग के ऊपर तब क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप अगर अटैच हो जाए रिंग के ऊपर तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे रिंग के अंदर थ्रू रेजोनेंस, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब किस किस पोजीशन पे इंक्रीज करेगी वो हम देखेंगे, जैसे ये हमारा है बेंजीन, इसके ऊपर हमारा लगा है प्लस M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप OH, ठीक है, इनके पास लोन पेयर्स होते हैं। अब ये लोन पेयर करेंगे डोनेट थ्रू रेजोनेंस। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के हमें ये पता लगेगा कि कौन सी पोजीशंस ऐसी हैं जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, अब तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने आ गए होंगे आई होप। पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर गए, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये इस पे, ये आ जाएगा हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ये नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहे अभी भी, तो प्लीज आप पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिए। पॉजिटिव और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या होगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल OH, समझ गए। अब ये बन गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो कौन कौन सी पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है। एक तो हमारी, आपको ये पता है ना ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये भी मेटा और ये ऑर्थो, पता है ना। अब देखो एक तो ऑर्थो पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और दूसरी देखो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो रही है, फिर ऑर्थो पोजीशन पे। कहीं मेटा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई दिखी? नहीं, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी स्पेशली कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। समझ गए, ये बात याद रखना। नेक्स्ट हम करते हैं माइनस M इफेक्ट की। अगर हमारे रिंग के ऊपर माइनस M इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा थ्रू रेजोनेंस, रिंग पर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा ना, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस पोजीशन पे डिक्रीज होगी ये हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जल्दी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिए सब। यहाँ पे लगा लो तुम नाइट्रो ग्रुप लगा लो, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा जिसकी वजह से यहाँ पे हमारी रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा पूरी रिंग में से थ्रू रेजोनेंस। अब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, अब देखो ये बॉन्ड हमारी यहाँ गई है, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गई, यहाँ पे ये आगे शिफ्ट हुई O नेगेटिव O। अब इस वाले कार्बन ने हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा है ना, इस वाले कार्बन ने, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन तो अपना अपने पास ही रहा, उसने यहाँ पे नहीं बॉन्ड तो यहाँ पे बॉन्ड बना ली, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा ये बॉन्ड जाएगी यहाँ पे, इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल, ऊपर एज इट इज ही रहेगा हमारा
O नेगेटिव, ओके। यहाँ पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस वाले कार्बन ने अब डोनेशन की है। नेक्स्ट है इसको न्यूट्रल करने के लिए ये आएगा अब, ओके। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस वाले कार्बन का तो इसने यहाँ बॉन्ड बनाई, यहाँ बॉन्ड बनाई, कोई फर्क नहीं, लेकिन इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। और नेक्स्ट है यहाँ पे बॉन्ड बना लो, ऊपर आप एज इट इज ही लगा लो। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फिर से यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे बॉन्ड बन गई, यहाँ पे बॉन्ड थी, यहाँ थी, और यहाँ पे सिंगल। ये यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि ये दोबारा यहाँ पे आया था, है ना, तभी तो आए ना। और ये इस टाइप से हमारा दोबारा से बिल्कुल ऑपोजिट बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बन गया। अब हमने यहाँ पे स्टॉप कर देनी है रेजोनेंस। अब यहाँ पे सिर्फ आप इतना देखो कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किस किस पोजीशन पे लो हुई है, या बोल सकते हो डिक्रीज हुई है। वैसे तो पूरी रिंग से हुई है, लेकिन ज्यादा कहाँ से हुई है, ज्यादा हुई है हमारी ऑर्थो पोजीशन पे। देखो मेटा पे कहीं पॉजिटिव आ रहा है, मेटा पे कहीं पॉजिटिव नहीं आ रहा, ठीक है, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। फिर से ऑर्थो पोजीशन पे आया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी स्पेशली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ गए। प्लस m ग्रुप अगर लगा हो किसी रिंग के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, माइनस m लगा हो ग्रुप हमारे रिंग के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। स्पेशली कौन सी पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे, मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब सोच रहे होगे ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, ये सब हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा। इनका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब क्वेश्चंस आएंगे, अब आपको मैं करवाऊंगी, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, वहां पे आपको समझ आएगा इसका यूज, ओके। अभी आप इतना नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज सिर्फ उतना करेंगे जो हमारी बुक में दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए। तो जैसे हमारे इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो जाएगा, वैसे ही मैं सेपरेट वीडियो इन क्वेश्चंस पे लेके आऊंगी। हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के कंबाइंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें किस टाइप से आ सकते हैं। तो आज हम सिर्फ बुक वाला डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एप्लीकेशन पार्ट को। सबसे पहले एप्लीकेशन में है लो रिएक्टिविटी ऑफ विनाइल एंड अराइल हैलाइड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, एल्काइल हैलाइड more reactive than aryl halide and vinyl halide। अब उन्होंने पूछा है towards nucleophilic substitution, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ये हमारे एल्काइल हैलाइड्स, और जो हमारे विनाइल हैलाइड्स होते हैं ये आगे हमारे विनाइल हैलाइड्स, और हमारे आ गए यहाँ पे विनाइल अराइल हैलाइड्स, अराइल हैलाइड्स, ये आगे हमारे अराइल हैलाइड्स। हैलाइड्स यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। अब देखो उन्होंने बोला एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन इन दोनों की कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इजीली हो जाती है। कैसे होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैलाइड हैलोजन ग्रुप लगाए, वो क्या करेगा, इससे अपनी ये देखो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा अट्रैक्ट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज्यादा होती है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखते ही हमारा न्यूक्लियोफाइल इसके पास चला जाएगा और ये हमारा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पहले ये इलेक्ट्रॉन को लेके भागना चाहता है, ठीक है। तो लेके ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच और लेके बाहर निकल जाएगा। समझ गए मेरी बात। नेक्स्ट, अगर हम विनाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड्स की बात करें, इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा, अब देखो ये सारे क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली नहीं अटैक कर सकता। ऐसी बात नहीं वो अटैक कर ही नहीं सकता, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है हो ही नहीं सकती, होगी लेकिन बहुत
रेडली होगी, या बोल सकते हो वो लेस इफेक्टिव होगी। क्यों होगी? देखो यहाँ पे रेजोनेंस होने की वजह से, यहाँ पे देखो जरा आप, रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे प्योरली सिंगल बॉन्ड तो कोई भी नहीं है, Cl, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर जल्दी से बना लो, CH Cl, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यही आएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड थी, आसानी से इसने इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, हो गया काम इसका। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी तो आ रहा है, उसके लिए इसके साथ रिएक्ट करना और हमारे हेलोजन का बाहर निकलना इतना इजी नहीं है। क्यों नहीं है? वहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड थी, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर हो रहा है, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली नहीं होती है यहाँ पे। तो आप इस टाइप से आंसर दे सकते हो कि हमारे एल्काइल हैलाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस टाइप से होती है, आप दिखा सकते हो। उसके बाद आप लिखोगे विनाइल हैलाइड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होने की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो होने की वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना इजी नहीं है। और इसमें भी आप ऐसे बोलोगे, यहाँ पे भी तो हमारी रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी ना, इस टाइप से, है ना। ये क्या है हमारा, ध्यान से देखो कौन सा ग्रुप है, ये प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है। मैंने बोला था ऑल हेलोजेंस, ठीक है, ये भी एक हेलोजन है और लोन पेयर है, ये भी हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे रिंग में और हमारी रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी बहुत सारे ढेर सारे हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, चाहे बना के देख लेना। यहाँ पे भी हमारी जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है वो शो होगा। यहाँ पे इस क्लोरीन में भी यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो होगा इस टाइप पूरी रिंग में, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए और क्लोरीन हमारा या हेलोजन हमारा इजीली बाहर चल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो होने की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात? एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन है, इसको आप इतना नोट डाउन कर लो जल्दी। सेकंड हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की बताऊंगी आज, लेकिन सभी एसिड्स में ऐसा ही होता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं है। जैसे कोई भी एसिड हो, मान लो ये हमारा एसिड है, उसके पास H पॉजिटिव आयन है, जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में डालते हैं, पानी में डालते हैं, फिर क्या होता है, हमारा H पॉजिटिव आयन हमारा निकल जाता है और हमारा उसका कंजुगेट बेस बन जाता है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी जो होती है हमारे कंजुगेट बेस की, ये जो हमारा कंजुगेट बेस बनेगा एसिड से, इसकी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतना अच्छा हमारा एसिड होता है वो, या बोल सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इसकी स्टेबिलिटी, अगर मैं आपको एग्जांपल, यहीं पहले एग्जांपल देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, OH, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, हम पानी में डालेंगे जब इसको, मान लो यहाँ पे हमने वाटर ऐड किया, वाटर किस में टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन में। यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये तो एक तो पहले से ही खींच रहा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को पहले से ही छीन रहा है, ऊपर से हमारे यहाँ पे OH नेगेटिव आयन्स आ गए, ठीक है, ये चले जाएगा इनके पास, ये क्या बना लेगा, रिएक्शन कैसे होगी, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, यहाँ पे H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ना अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देके चला जाता है, उसके साथ वाटर के पास चला जाता है, ठीक है। मतलब इसने कार्बोक्सिलिक एसिड ने H पॉजिटिव आयंस लूज कर दिए बहुत इजीली, और हमारी स्पीशीज क्या बनी, देखो जो हमारे ये जो कंजुगेट बेस बना है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का, O नेगेटिव, 2 लोन पेयर इसके पास पहले से थे और ये नेगेटिव इसके आ गए। एक तो इसका अपना ही था, दूसरा इसने हाइड्रोजन का भी ले लिया। समझ गए मेरी बात? अब ये जो हमारा कंजुगेट बेस बना है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये पूरी रिएक्शन होती है ऐसे। ये जो हमारा कंजुगेट बेस बना है, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी ही तो H पॉजिटिव आयन देगा। अब देखो कोई भी चीज स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है, अगर वो H पॉजिटिव आयन लूज करके ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है तो ऑब्वियसली वो जल्दी से H पॉजिटिव आयन को लूज कर देगा, ठीक है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं किसी भी एसिड की, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात नहीं कर रही हूँ, हर एक एसिड की एसिडिटी आप ऐसे ही देखोगे, अगर उसका कंजुगेट बेस जो है वो स्टेबल हो रहा है तो वो एसिड बहुत अच्छा है, या बोल सकते हो उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। तो एसिडिटी डिपेंड किस पे करती है, हमारे कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। अब ये स्टेबल कैसे है हम ये देखते हैं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ये रिएक्शन को नोट डाउन कर लो कि कैसे हुई है।
ये देखो, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था, ठीक है। H2O नहीं लिख रही है, मैं सीधा इसका कंजुगेट बेस लिख रही हूँ। अब देखो इस कंजुगेट बेस में क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगी, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लो, चाहे आप O नेगेटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, और O नेगेटिव यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना नेगेटिव चार्ज ही घूम रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखना, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाएंगे तो देखो क्या होगा, हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ये यहाँ पे R, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगी, O नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे O पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखो जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे चार्ज की सेपरेशन हो रही है। अब जहाँ पे चार्ज की सेपरेशन हो रही हो और जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज घूम रहा हो, अब मुझे दोनों में से बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये बातें हमने पहले ही कर ली है, जहां पे चार्ज की सेपरेशन होती है वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाईली अनस्टेबल होता है ना, ये तो हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज की सेपरेशन होने की वजह से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है वो इतना स्टेबल नहीं बन रहा, लेकिन जब वो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, फिर उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो वो स्टेबल स्ट्रक्चर बनेंगे। क्यों स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं? क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज तो बार बार यहाँ घूमेगा, है ना। जब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डॉटेड डॉटेड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ही तो घूमेगा, समझ रहे हो मेरी बात। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो भी कंजुगेट बेस बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी अगर हमारे जो एसिड रियल में है उससे ज्यादा होगी तो वो उतना ही ज्यादा अच्छा एसिड होगा, समझ गए। क्योंकि वो एसिड चाहेगा कि मैं कार्बोक्सिलेट आयन जल्दी जल्दी से बना लूं, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी उसी में है। कि अगर वो खुद स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा वो तो स्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए वो चाहेगा जल्दी से मैं H पॉजिटिव आयन लूज करके जल्दी से स्टेबल हो जाऊं, समझ के मेरी बात। ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं होता, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जितने भी एसिड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है उसके कंजुगेट बेस पे, और उसकी एसिडिटी भी डिपेंड करती है उसके कंजुगेट बेस पे, समझ के मेरी बात। आज के लिए हम इतना करते हैं, अगर कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। इस लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ बुक के नोट्स भी, आपको जहां से बेटर लगेगा वहां से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंबाइंड रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के। आज के लिए हम इतना करते हैं।